हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपनी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को कवर कर लिया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 5 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन रूरल इंडिया। अब हम देखने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल का रूरल इंडिया पे कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ा। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्टैब्लिश हुआ था इट्स हेजमनी बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। तो बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो स्टैब्लिश हुई थी कब बच्चों? बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद, जो कि हुई थी 1757 में। अनलाइक द मुगल रूलर्स, they were only interested in exploiting Indian resources for the benefit of British industrialists and the traders। तो बच्चों, वो क्या करना चाहते थे? जैसे मुगल रूलर्स क्या करते थे, जैसे मुगल रूलर्स एक्सप्लॉइट करते थे इंडियन रिसोर्सेज को, वैसे ही जो ब्रिटिश थे वो भी एक्सप्लॉइट करना चाहते थे इंडियन के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए, ताकि वो ब्रिटिश की जितनी भी इंडस्ट्री है उनको डेवलप कर पाए एंड ट्रेडर्स को भी डेवलप कर पाए। The conquest and exploitation of India, it was very important mean of capitalist development in Britain। तो बच्चों, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ हमारे इंडिया का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन था, या फिर हम बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से ब्रिटेन का। मनी साइफन फ्रॉम द इंडिया स्ट्रेंथ इन द ब्रिटेन इकोनॉमी। तो बच्चों, जितने भी मनी को, जितने भी पैसे को इंडिया से लेके गया, उसकी वजह से स्ट्रेंथन होती रही ब्रिटेन की या फिर ब्रिटिश की इकोनॉमी एंड एलिवेटेड इट्स होल सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और उसकी वजह से एलिवेट होता चला गया सारा सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम। नाउ जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन मार्केट का एंड द इंडियन रॉ मटेरियल्स का बच्चों, उसने सपोर्ट किया इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को इन द 19th सेंचुरी एज वेल। तो इंट्रोडक्शन से आपको क्या पता चलता है कि बच्चों बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है हमारा कंट्री, हमारे कंट्री इकोनॉमी और हमारे कंट्री के रिसोर्सेज। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश। हम पहले देखने वाले हैं कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी। सो व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया आए थे, इंडिया विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। उस टाइम पे जो गांव हुआ करते थे वो सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करते थे एंड दे नीडेड वेरी लिटिल फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और उनको बाहर के वर्ल्ड से बहुत ही कम चीजें चाहिए होती थी, जैसे कि सॉल्ट और क्लोथ्स। बाकी सारी ही चीजें उनके विलेज में ही उनकी नीड्स को पूरा कर देती थी। ईच विलेज वॉज अ वेल नेट सोसाइटी। हर एक विलेज बहुत अच्छे से वेल नेट सोसाइटी थी जिसको बनाया गया था एंड इसमें कंप्राइज करते थे प्रोफेशंस विच इज सूटेड टू द विलेज इकोनॉमी एज वेल। वाइल जो पीजेंट्स होते थे बच्चों, दे टिल्ड द लैंड। वो क्या करते थे? वो लैंड को टिल्ड किया करते थे। एंड मेनी सपोर्टिंग ऑक्यूपेशंस भी हमें विलेज में उस टाइम पे देखने को मिलते थे, जैसे कि कारपेंटर, पॉटर, वीवर, प्रीस्ट एक्सेट्रा। एंड जो प्रीस्ट होते थे बच्चों, वो क्या करते थे? वो परफॉर्म करते थे किसको बच्चों? रिचुअल्स को। एंड जो कारपेंटर, पॉटर, वीवर और प्रीस्ट ये सारे लोग हैं, वो क्या करते थे? वो परफॉर्म करते थे सारे ही सर्विसेज को जो कि एक विलेज को रन करने के लिए जरूरत होती थी। द फार्मर ओन द लैंड। जो फार्मर होते थे वो लैंड को ओन करते थे एंड कल्टिवेट करते थे। ही कुड नॉट बी एविक्टेड। उसको बाहर निकाला नहीं जा सकता था। ही पेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिज प्रोड्यूस टू द किंग। और बच्चों, अपने अनाज का बहुत ही छोटा सा पार्ट जो कि उसने प्रोड्यूस किया है वो किंग को दिया जाता था। इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू द नेचुरल कैलमिटीज, जैसे कि कभी कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी कभी सूखा पड़ जाता था। तो बच्चों, इस टाइप के नेचुरल कैलमिटीज जब होते थे तो बच्चों क्रॉप का फेलियर देखने को मिलता था। तो जो किंग था वो बहुत ही इजिली रिड्यूस कर देता था लैंड रेवेन्यू को एंड समटाइम्स टोटली हटा देता था। और बोलता था कि अगर क्रॉप फेलियर हुआ है तो आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है। द कमिंग ऑफ ब्रिटिश चेंज द सिनेरियो। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आया उसकी वजह से पूरा जो सिनेरियो है इंडियन विलेज सिस्टम का वो पूरा चेंज होता हुआ हमें दिखा। अब हम देखने वाले हैं एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। सो बच्चों, द बैटल ऑफ प्लासी मार्क द डिक्लाइन ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। सो बच्चों, जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिला उसकी वजह से हमारे जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है वो भी हमें डिक्लाइन होते हुए दिखी। आफ्टर एक्वायरिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी इन बंगाल, क्योंकि जो ब्रिटिश है उनको क्या मिल चुकी थी? पॉलिटिकल अथॉरिटी मिल चुकी थी बंगाल में। एंड द कंपनी एनेक्सेड द मोनोपोली ओवर द कॉमर्स इन बंगाल। उसकी वजह से जो कंपनी थी बच्चों, उसने क्या कर लिया था? उन्हें
उन्होंने एक्सीड कर लिया था अपनी मोनोपोली को। किसके ऊपर बच्चों? जो भी कॉमर्स हो रहा था इन बंगाल उसके ऊपर। After the Battle of Buxar in 1764, got the right to collect the revenue of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। तो बच्चों जैसे ही उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने जीता बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, तो ब्रिटिश के पास पूरा का पूरा राइट आ चुका था कि जितना भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। राइट, फॉर सम टाइम द कंपनी डिड नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू। कुछ टाइम के लिए तो जो कंपनी है उन्होंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा जो भी रेवेन्यू सिस्टम उस टाइम पे चल रहा था। बट सून जितने भी करप्ट ऑफिशियल्स थे ऑफ द कंपनी उन्होंने हरास करना स्टार्ट कर दिया पीजेंट्स को। नाउ द कंपनी नीडेड मनी फॉर स्ट्रेंथिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब बच्चों जो कंपनी है उनको पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से स्ट्रेंथन कर पाए, अपने डोमिनियन को और ज्यादा एक्सपैंड कर पाए, टू एक्सट्रैक्ट मोर इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। जो रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि गवर्नर थे उस टाइम पे बंगाल के, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। नाउ बच्चों टेकिंग द क्लाइव वर्क फॉरवर्ड, जो वॉरेन हेस्टिंग थे जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अबॉलिश कर दिया ड्यूअल सिस्टम को एंड उन्होंने फॉर्म किया अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू सुपरवाइज द होल मशीनरी ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि पहले तो क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव ने इंट्रोड्यूस कर दिया था ड्यूअल सिस्टम को, लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने अबॉलिश कर दिया था इस ड्यूअल सिस्टम को और उन्होंने फॉर्म भी कर दिया था एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ताकि वो सुपरवाइज कर पाए पूरी मशीनरी को ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। राइट, देन वी हैव चेंजेस अंडर द ब्रिटिश रूल कि कौन कौन से हमें चेंजेस देखने को मिले अंडर द ब्रिटिश रूल। सो विद द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज, जो अमाउंट था रेवेन्यू कलेक्शन का वो भी इंक्रीज होता जा रहा था एंड जो लैंड रेवेन्यू था वो बच्चों मेन सोर्स बन चुका था इनकम का फॉर द ब्रिटिश। नाउ दिस फोर्स द कंपनी टू फॉर्मुलेट सच पॉलिसीज। तो इसी वजह से क्या किया गया बच्चों, जो कंपनी है उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जो कि गारंटी करती थी कि उन्हें मैक्सिमम रेवेन्यू मिले एंड वो रेगुलरली उनको मिलता भी रहे। नाउ टू स्मूदर द रेवेन्यू कलेक्शन मैकेनिज्म, जो कंपनी है उन्होंने कुछ चेंजेस को लाया। राइट, द थ्री प्रेसिडेंसीज विच मीन्स बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, उन्होंने अडॉप्ट भी किया डिफरेंट सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड टैक्सेस। उसके अलावा इन बंगाल अगर हम देखें तो जो भी लोकल जमींदार होते थे उनको बोला गया कि वो कलेक्ट करे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्सेस को, इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा, इन रिटर्न फॉर ओनरशिप ऑफ लार्ज एस्टेट, मतलब उनको बड़े बड़े एस्टेट दे दिए जाएंगे, उनकी ओनरशिप उनको दे दी जाएगी। तो जमींदार से बोला गया कि आप क्या करेंगे, आप टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे। नाउ अंडर दिस एग्रीमेंट द ब्रिटिश डिड नॉट शेयर दिस गेन्स ऑफ एनी पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो बच्चों जो भी गेन ब्रिटिश को हो रहा था उसने कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करी उसके अलावा भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। नाउ इन मद्रास एंड बॉम्बे, Now in Madras and Bombay, presidency peasant paid annual taxes directly to the government। तो बच्चों मद्रास और बॉम्बे में जो peasants हुआ करते थे वो annually tax पे किया करते थे गवर्नमेंट को and the tax rate could be adjusted at fixed intervals। और बच्चों जो टैक्स का रेट है उसको एडजस्ट भी किया जाता था अपने फिक्स इंटरवल्स पे। सो इन दिस केस जो ब्रिटिश है could reap the benefits of the agricultural expansion। इंडिया was forced to produce, इंडिया को फोर्स किया गया प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल्स को, जिसमें इंक्लूड होते थे बच्चे रॉ कॉटन, ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए इंग्लैंड में एंड थ्रो अवे प्राइसेस एंड बाय मैन्युफैक्चर गुड्स, जिसमें आते थे इंक्लूड योर क्लोथ फ्रॉम द इंग्लैंड एट हाई प्राइसेस। तो बच्चों ये लोग क्या करते थे, इंडिया को फोर्स किया गया कि वो रॉ मटेरियल्स को क्या करे, कल्टीवेट करे, जिसमें से एक रॉ मटेरियल था कॉटन, ताकि वो जितना भी कॉटन है उसको इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर पाए और इंग्लैंड से फिर क्लोथ्स को भी बाय कर पाए। नाउ दिस प्लेस्ड इंडिया एट अ वेरी ग्रेट एडवांटेज, जिसकी वजह से जो इंडिया है उसको काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हुआ, सिंस इट वाज अ फोर्स्ड इनटू सिचुएशन वेयर इट लॉस्ट ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि इसको फोर्सफुली करवाया जा रहा था। एज अ रिजल्ट द कॉटेज इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस टेक्सटाइल इन इंडिया वर रूइंड, जिसकी वजह से जो भी हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उस टाइम पे जो कि प्रोड्यूस करती थी टेक्सटाइल्स को, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। Then coming to British agrarian policies. So बच्चों the British policies were mainly focused on getting maximum income। ब्रिटिश की जितनी भी पॉलिसीज हमें देखने को मिली हैं वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उनको मैक्सिमम इनकम मिल पाए फ्रॉम द लैंड विदाउट केयरिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया peasants। Now the village was the
प्लीज बाय द कंपनी एज वेल एज बाय द ऑफिसर्स। उसके बाद जो विलेजेस थे उनको हटा दिए गए कंपनी के द्वारा और ऑफिशियल्स के द्वारा। नाउ फ्रॉम दी 1767 टिल 1793 जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ auctioning the land in 1773. Before this, land revenue settlements were made annually. Now जो हेस्टिंग्स से बच्चों उन्होंने ऑप्शन कर दिया the right to collect revenue to the highest bidder for a term of 5 years। मतलब कि उन्होंने जो लैंड हुआ करते थे उनका ऑप्शन करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी हाईएस्ट बिडर होगा वो उस लैंड को ले सकता है 5 साल के लिए। नाउ द बिडिंग वाज मेनली डन बाय द रिच मर्चेंट्स। अब बच्चों जो बिडिंग होते थे वो कौन करते थे? जो अमीर मर्चेंट्स हुआ करते थे वो करते थे, जो कि इंटरेस्ट थे बच्चों कलेक्टिंग रेवेन्यू, जो कि इंटरेस्टेड थे सिर्फ रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, एंड वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड को। नाउ द इंक्रीज द मिजरी ऑफ पीजेंट्स, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे उनके जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो मिजरी थी वो और ज्यादा बढ़ती चली गई। द सिस्टम फेल्ड एज द कंपनी इनकम डिड नॉट इंक्रीज। अब बच्चों ये जो सिस्टम है वो फेल हो चुका था क्योंकि कंपनी का जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हेंस जो ओल्ड एनुअल सेटलमेंट सिस्टम है उसको रीइंस्टॉल्ड कर दिया गया। इन 1781 अ न्यू प्लान उसको अडॉप्ट किया गया for the administration of revenue. The essence of new plan was to centralize the whole system। तो बच्चों वो लोग न्यू प्लान में क्या करना चाहते थे? वो पूरे सिस्टम को सेंट्रलाइज करना चाहते थे ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन इन बंगाल। A new committees of revenue consist of 4 members। उसको असिस्ट किया गया by the दीवान was set up। तो बच्चों एक नई कमिटी ऑफ रेवेन्यू को सेटअप भी कर दिया गया एंड उनको असिस्ट कौन करेगा? उनको असिस्ट करेगा दीवान। देन द प्रोविंशियल काउंसिल्स वर अबॉलिश, और जितने भी हमारे प्रोविंशियल काउंसिल्स थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। द स्कीम सफर्ड फ्रॉम ऑल द इविल्स, लेकिन ये जो स्कीम है उसको भी सफर करना पड़ा एंड अब्यूजेस ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड फाइनली ब्रोक डाउन, जिसकी वजह से हमें जो ओवर सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला उसकी वजह से ये जो सेटअप था वो भी धीरे धीरे ब्रोक डाउन होता चला गया। एंड इन 1786 अ रैशनल स्कीम वाज अडॉप्टेड, और 1786 में एक रैशनल स्कीम को अडॉप्ट कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट्स वर नाउ ऑर्गेनाइज्ड इनटू रेगुलर फिजिकल यूनिट्स एंड कलेक्टर इन ईच डिस्ट्रिक्ट वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द रेवेन्यू एंड कलेक्टिंग इट। उसके बाद बच्चों डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर एंड हर एक यूनिट में कलेक्टर होता था जो कि लैंड रेवेन्यू या फिर टैक्सेस को कलेक्ट किया करता था। नाउ ये कंटिन्यू ही रहा टिल 1790 व्हेन लॉर्ड कॉर्नवेल्स उन्होंने अनाउंस किया सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर 10 इयर्स। नाउ बच्चों इसी टाइम को हम बोलते हैं डेसेनियल सेटलमेंट टू मेड द परमानेंट इफ अप्रूव्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बच्चों इसको परमानेंट भी करवा दिया गया अगर क्या होता बच्चों? अगर अप्रूव करते बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब कि जो भी कोर्ट के डायरेक्टर है अगर वो अप्रूव करेंगे तो इसको परमानेंट भी किया जा सकता है। द पॉलिसी ऑफ परमानेंट असेसमेंट उसने रिसीव किया लीगल सैंक्शन को ड्यूरिंग द कॉर्नवेलिस रूल एंड इन मार्च 1793 जो हमारा डेसेनियल सेटलमेंट था बच्चों वो परमानेंट भी डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि जो भी कौन थे डायरेक्टर थे कोर्ट्स के उन्होंने इनको अप्रूव कर दिया था। टू इंश्योर अ रेगुलर इनकम जो कंपनी है बच्चों उन्होंने फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया बंगाल एंड बिहार में ऑन परमानेंट बेसिस। अब बच्चों ये जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस हुई थी 1793 में बाय द लॉर्ड कॉर्नवेलिस एंड केम टू बी नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हमने परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना। नाउ अकॉर्डिंग टू इट होता क्या था? जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है फ्रॉम एन एरिया वो फिक्स्ड रहता था परमानेंटली एंड द लोकल जमींदार उनको बोला जाता था कि वो कलेक्ट करे रेवेन्यू को पीजेंट से एंड एवरी ईयर ही हैड टू पे द फिक्स्ड अमाउंट बाय द सर्टेन डेट, और हर साल क्या करना पड़ता था? सर्टेन फिक्स डेट में उनको वो फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता था। ही कुड कीप द सरप्लस अमाउंट, और जो भी सरप्लस अमाउंट है मतलब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो जमींदार रख सकते थे। बट इफ ही कुड नॉट पे दी स्टिपुलेटेड अमाउंट, लेकिन अगर उसने जो अमाउंट फिक्स है उसको पे नहीं किया है तो वो क्या कर देगा बच्चों? वो अपने राइट्स को खो देगा। Thus, the collector of the revenue now become a landlord, एंड इसी वजह से जो भी कलेक्टर थे रेवेन्यू के अब वो लैंडलॉर्ड बन चुके थे एंड उनकी जो ओनरशिप थी बच्चों वो हेरिडिटरी बन चुकी थी। राइट नाउ दिस सिस्टम वाज एक्सट्रीमली एडवांटेजेस। अब ये जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस था टू द कंपनी क्योंकि उनको फिक्स्ड अमाउंट में रेगुलरली क्या मिल रहा था? टैक्स मिल रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था। नाउ बट ऑन द अदर हैंड इफ द जमींदार फेल टू पे हिज रेंट, जैसे कि फ्लड्स हो गए उस टाइम पे कोई भी रेवेन्यू नहीं हो सकता, ड्रॉट के टाइम पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो सकता, राइट, या फिर पुअर क्रॉप्स हो गए उसके टाइम पे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता था। तो बच्चों जो लैंड था उसको
सोल्ड किया जाता था, उसको बेच दिया जाता था। Now, the traditional landlords were soon replaced by the new money-aid class who preferred to live in urban areas. धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया ऐसे नए किससे बच्चों, लैंडलॉर्ड्स के, जो कि अर्बन एरिया में रहना ज्यादा प्रेफर करते थे। Thus, it introduced the concept of absentee landlord. उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ जिसका नाम था एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, मतलब कि ऐसी जगह, ऐसी जमीन जहाँ पे लैंडलॉर्ड एब्सेंट है, मतलब वहां पे नहीं रहते हैं। नाउ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड वाज लॉयल टू द ब्रिटिश, और बच्चों जो क्लास थी वो बहुत ज्यादा लॉयल थी ब्रिटिश लोगों के लिए। दे लीज आउट देयर लैंड्स ऑन हाई रेंट, बच्चों वो हाई रेंट पे अपने लैंड को दिया करते थे टू द टेनेंट्स who further subsidied the land, जो कि बाद में उस लैंड पे काम किया करते थे। The system increased the rent value, rent rate अल्टीमेटली, और बच्चों इस सिस्टम की वजह से जो रेंट का रेट है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हुआ। एंड हु वॉज द एक्चुअल कल्टिवेटर, एंड सारा का सारा भार किस पे आ गया बच्चों, लास्ट टेंटेन पे आ जाएगा, जो कि एक्चुअल कल्टिवेटर है, जो कि उस पे कल्टिवेट कर रहा है। देन आया बच्चों रियातवाड़ी सेटलमेंट। सो द परमानेंट सेटलमेंट फेल्ड, तो बच्चों परमानेंट सेटलमेंट फेल हो चुकी थी प्रोड्यूस करने के लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स को। सो अ सिस्टम ऑफ न्यू कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन नोन एज रियातवाड़ी सेटलमेंट्स, उसको इंट्रोड्यूस किया गया मद्रास में एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में। इन दिस सिस्टम जो भी रेवेन्यू होता था वो फिक्स्ड होता था फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर, विच इट कुड बी रिवाइज, जिसको रिवाइज भी किया जा सकता था। इट वॉज बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड द नेचर ऑफ द क्रॉप। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को मिला कि ये जो सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, वो बेस्ड था कि क्या क्वालिटी है सॉइल की या फिर क्या नेचर है क्रॉप का। नाउ द रेट ऑफ रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई था, विच मीन्स 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, एंड द मोड ऑफ कलेक्शन बहुत ज्यादा रिजिड था, विदाउट एनी रेमिशन, कोई भी रेमिशन उस टाइम पे नहीं दिए जाते थे। बट इट इज ऑल्सो फेल्ड, लेकिन ये भी फेल हो गया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रियॉर्ड्स एज वेल। Now, although the cultivator position was much better than the permanent settlement system, लेकिन ये जो cultivator position system था वो काफी ज्यादा बेटर था हमारे permanent settlement system से, and rigid revenue collection and forced cultivator to fall into the clutches of money lenders, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला कि जब वो पे नहीं कर पाते थे तो वो किसके हाथों में आ जाते थे बच्चों, मनी लेंडर्स के हाथों में फंस जाते थे। हाउएवर ये जो सिस्टम है उसने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई ओवर द प्रीवियस सिस्टम, एज इट रिकॉग्नाइज द कल्टीवेटर राइट, क्योंकि इस सिस्टम में हमें ये देखने को मिला कि कल्टीवेटर का एक राइट है ओनरशिप का ऑफ द लैंड। बट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द सिस्टम वर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये सिस्टम तो अच्छा रहा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के हिसाब से देखें तो वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं बना रहा था परमानेंट सेटलमेंट। देन आता है बच्चों महलवारी सेटलमेंट। सो इन 1830 द महलवारी सिस्टम, उसको इंट्रोड्यूस किया गया इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड दी पंजाब। नाउ बच्चों महल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, अ सिस्टम ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड, जो कि प्रिवेल होता है इन महल्स में। नाउ हेंस जो ये सिस्टम है इसी वजह से इसको महलवारी सिस्टम के नाम से भी जाना गया। द तालुकदार ऑफ द हेड ऑफ द महल, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे सारे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द विलेज, एंड वो हैंडल भी करते थे किसको बच्चों, वो हैंडिंग ओवर करते थे ब्रिटिश कलेक्टर्स को, मतलब कि उनका काम क्या है, जितना भी रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको हैंड ओवर कर देंगे वो ब्रिटिश को। नाउ बट इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीजेंट्स, ये जो सिस्टम है बच्चों उसने इंक्रीज कर दिया था सोशल इनइक्वालिटीज को, एंड प्रूव भी कर दिया था कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा डिजास्टरस हो सकता है। Now, what are the impact of these policies? इन policies का impact क्या क्या रहा हम वो भी देखेंगे। So, ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इकोनॉमी को ऑफ द इंडियन विलेजेस। नाउ जो लैंड है बच्चों, लैंड बिकम अ सेलेबल कॉमोडिटी, लैंड बहुत ज्यादा क्या बन चुका था, सेलेबल कॉमोडिटी बन चुका था, जिसको बार बार सेल किया जा रहा था। इट क्रिएटेड सेवरल क्लासेस ऑफ सोशल पैरासाइट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल पैरासाइट्स को हमने क्रिएट किया, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स और लेबर। लैंडलॉर्ड्स कौन होते थे, जो लैंड को ओन किया करते थे, और लेबर्स वो होते थे जो कि उस लैंड पे काम किया करते थे। इसकी वजह से क्या देखने को मिला हमें, पीजेंट्स की इनडेबिटनेस देखने को मिली, एंड द सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर बिकम प्रेवलेंट, और बच्चों जो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम था वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होते चला गया इन द इंडियन रूरल सोसाइटी। नाउ दीज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने इम्प्रोवाइज कर दिया था पीजेंट्स को एंड द मेथड ऑफ कल्टीवेशन रिमेन बैकवर्ड, लेकिन जो मेथड था कल्टीवेशन का वो अभी भी वो पुराने टाइम का ही यूज कर रहे थे। द ब्रिटिश और द जमींदार्स दे टुक नो इनिशिएटिव, उन्होंने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि वो इम्प्रूव करे एग्रीकल्चर मेथड को या फिर लॉन्च करे किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट को। एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड फेल, जैसी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी, जो फेमाइन है बच्चों वो बहुत ज़्यादा रेगुलर फिनोमिनन बन चुका था। बट द कंपनी रिमेन्ड इनसेंसिटिव, लेकिन तब भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव की तरह बिहेव करती रही एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया किसको बच्चों, पीजेंट्स को। नाउ टू पे द हाई रेवेन्यू, बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड थे जिन्होंने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन एक्सेट्रा, ताकि वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाए। बट इसकी वजह से कोई भी जो पीजेंट्स हैं उनको बेनिफिट नहीं हुआ, ओनली अ स्मॉल पॉपुलेशन को ही बेनिफिट हुआ बाय दिस ट्रेंड, और वो रिचर बनते चले गए, लेकिन जो पीजेंट्स थे वो पुअर थे और वो पुअर ही रह गए। नाउ जो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस थे बच्चों, दे वर रेंडर्ड जॉबलेस ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ फॉरेन गुड्स एंड वर फोर्स टू बिकम लेबरर्स। और बच्चों जितने भी पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, उनको फोर्स किया गया कि वो क्या बने बच्चों, वो फॉरेन लेबरर्स बने, राइट। देन आता है बच्चों डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस ट्रेड, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज की, कैसे हमें डिक्लाइन देखने को मिला हमारे इंडिजिनस ट्रेड का, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का और इंडस्ट्रीज का। सो जो कॉलोनाइजेशन था ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, वो बच्चों क्या था, वो डायरेक्ट कॉज था ऑफ द रैपिड डिक्लाइन इन द इंडिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नाउ जिनका मेन एम था बच्चों ऑफ द कॉलोनाइजर्स, वो क्या था, ताकि वो अपहोल्ड कर पाए ब्रिटिश के इंटरेस्ट को, इवन इफ इट इज क्रिपल्ड द इंडियन इकोनॉमी, मतलब चाहे इंडिया की इकोनॉमी कम ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ब्रिटिश क्या चाहते थे, वो अपने इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना चाहते थे। दस विदाउट कंसिडरिंग पॉलिसीज ऑन द कंट्री, उन्होंने कोई भी पॉलिसीज को क्या नहीं किया, कंसिडर नहीं किया हमारी कंट्री में। एंड जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी बच्चों, दे प्रूव टू बी हाईली डरमेंटियल टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो बच्चों जिस टाइम पे ब्रिटिश ट्राई कर रहे थे कि वो स्टैब्लिश करे अपने फुट होल्ड को, अपने पाँव को इन इंडिया, जो बंगाल था वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस रीजन उस टाइम पे हुआ करता था। द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल वो थे आपके कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, जूट, ओपियम, सॉल्ट पीटो, इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था बंगाल से। इवन ड्यूरिंग अलीवर्दी खान टाइम जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज थी वो भी बहुत ज़्यादा रिच हुआ करती थी और फ्लरिशिंग हुआ करती थी। बट ये जो वेल्थ था ये कर्ज बनता चला गया जब ब्रिटिश ने फोर्स किया सिल्क वीवर्स को टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्टर्स टू सप्लाई stipulated quantities of clothes. Now बच्चों उसकी वजह से the weavers were paid prices that were far less than the actual rate, जिसकी वजह से जो भी weavers थे उनको जो actual prices थे उससे काफी ज्यादा कम उनको पे किया जाता था। द कंपनी डिड नॉट अलाउ द वीवर्स टू वर्क फॉर एनी अदर पार्टी, और जो कंपनी थी वो वीवर्स को अलाउ भी नहीं करती थी कि वो किसी और पार्टी के लिए काम करे, एंड वो इंश्योर भी करते थे कि रेगुलर सप्लाई हो रहा है या फिर नहीं। किसका सप्लाई बच्चों, कॉटन के गुड्स का और जो हमारे सिल्क मटेरियल होते हैं उनका। नाउ द ruin of weavers in Bengal was completed by the unfair competition from the manufacturers in England। और बच्चों ये सारी चीजें हमें क्यों देखने को मिली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनफेयर कंपटीशन था फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर्स जो कि इंग्लैंड के थे, जो कि बहुत ज़्यादा जेलस थे ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन कॉटन गुड्स। सो द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट ऑफ ब्रिटेन रिड्यूस, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट है ब्रिटेन के वो रिड्यूस होते जा रहे थे और वो इंडिया के कैपिटलिस्ट से, इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा जेलस भी थे। इंडिया टू एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश कैपिटलिज्म, वो सप्लाई करते थे चीप रॉ मटेरियल्स को एंड एब्जॉर्ब करते थे उनके मैन्युफैक्चर गुड्स को। देन बच्चों जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी इंपोर्ट की वो चेंज होती हुई हमें दिखी, क्योंकि पहले वो फिनिश गुड्स को इंपोर्ट किया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो रॉ मटेरियल्स थे उनको भी इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ही चीप और पॉसिबल प्राइजेस में, एंड उन्होंने री एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया फिनिश किसको बच्चों, फिनिश कॉटन गुड्स को टू द बंगाल एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ बच्चों ये जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स होती चली गई किसके बाद बच्चों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जो कि इंग्लैंड में हुआ, विच वॉज फर्दर aggravated by the opening of Suez Canal, जिसने enable कर दिया sea voyage को from the Britain to India in 25 days instead of 100 days in the Cape of Good Hope route, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, इंडस्ट्रियल जब रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में उसकी वजह से यहाँ पे और नए नए रूट्स बनते चले गए, जबकि पहले क्या होता था, पहले ब्रिटेन से इंडिया आने में पूरे पूरे 100 डेज लग जाते थे, लेकिन एक कैनाल के बनने की वजह से कितने दिन में, 25 डेज में ही वो इंडिया रीच कर पा रहे थे। नाउ द ब्रिटिश कंपनी उन्होंने कैलकुलेटेड स्टेप्स लिए और उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया धीरे धीरे इंडियन सोसाइटी को, जैसे कि इंडियन हैंडलूम, स्पिनिंग व्हील, देयर बाय उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया बैलेंस ऑफ द विलेज इकोनॉमी।
देन आता है बच्चों ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ का ड्रेन कैसे हुआ? सो द सिस्टमैटिक पॉलिसी ऑफ ट्रांसफरिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन इम्प्रोवाइज द कंट्री। नाउ जितने भी मुगल रूलर्स थे दे हैड इम्पोज्ड हैवी टैक्स। मुगल रूलर्स ने बहुत ही हैवी टैक्सेस को इम्पोज कर दिया था, बट दे हैड नेवर ट्राइड टू साइफन ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। लेकिन उन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया कि वो साइफन ऑफ करे अपनी कंट्री की वेल्थ को। इंस्टेड उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी अर्निंग्स को स्पेंड किया इन encircling the country by the constructing roads, गार्डन, लेक, सिटी पैलेसेस एक्सेट्रा। बट जो ब्रिटिश थे उन्होंने सारे ही मीन्स को यूज किया ताकि वो एक्वायर कर पाए ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को। उसी वजह से हमारा जितना भी वेल्थ था वो धीरे धीरे ड्रेन होता चला गया। देन आता है बच्चों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो बच्चों जो ब्रिटिश हैं उन्होंने कॉज किया बहुत ही ट्रेमेंडियस हार्म को टू द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बहुत सारे हैवी कस्टम ड्यूटीज उनको इम्पोज किया गया इंडियन गुड्स पे, एंड जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो प्रेफर करते थे यूरोपियन गुड्स को, वाइल दिस प्रोवाइड एन इम्पेंस और टू द डिमांड ऑफ यूरोपियन गुड्स। तो बच्चों इसी की वजह से जो यूरोपियन गुड्स की जो डिमांड थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से इसने कंट्रीब्यूट किया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इंडिया में वो डिक्लाइन होती चली गई। जो अबंडेंट अवेलेबिलिटी थी बच्चों किसकी? मशीन मेड गुड्स की एट द ब्रिटिश गवर्नमेंट to offer any protection to indigenous industry. It also added weight to the decline of Indian industries. उसके अलावा हमें क्या देखने को मिला कि ब्रिटिश के पास क्या थी बच्चों? ब्रिटिश के पास बहुत ही अबंडेंट अवेलेबिलिटी थी किसकी? मशीन मेड गुड्स की, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिला इंडिया की इंडस्ट्री का। ऑल्सो विल द सब्जुगेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जिसके रूलर्स क्या थे बच्चों? रूलर्स उस टाइम पे मेन पैटर्न्स हुआ करते थे इंडिजिनस आर्टिस्ट के, क्राफ्टमैन के, पैटर्नेज के टू द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो धीरे धीरे फेड अवे होते चले गए। देन जो इंडिया था बच्चों, इंडिया उस टाइम पे मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था टेक्सटाइल का इन द अर्ली 18th सेंचुरी, बट बाय द मिड 19th सेंचुरी उसने लॉस्ट कर दिया अपने एक्सपोर्ट मार्केट को एंड मच ऑफ इट्स डोमेस्टिक मार्केट। मतलब कि वो क्या बन गया बच्चों? एक्सपोर्ट मार्केट से हटके डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा बनता चला गया। While India produced about 25% of world industrial output in 1750, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, which is fell by the 2% by 1900, all due to the company attempt to make the India milishka of British capitalism by using the Indian resources to support the industrialization of England by giving it a huge captive market। तो बच्चों इंडिया के जितने भी resources थे वो सारे ही यूज किए किसने बच्चों? ब्रिटिश ने, एंड उन्होंने अपना कैपिटलिज्म बढ़ाया। उन्होंने इंडियन के रिसोर्सेज को यूज करके अपने जो इंडस्ट्रीज थी इंग्लैंड की उनको बढ़ाई, जिसकी वजह से हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस देखने को मिला। देन आता है बच्चों रूरलाइजेशन। सो बच्चों अ पार्ट ऑफ द अबव मेंशन इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, उन्होंने ओवरक्राउड कर दिया था इन एग्रीकल्चर विच रिजल्टेड इन एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड। तो बच्चों जो ओवरक्राउडिंग हो गया था एग्रीकल्चर का उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिमांड देखने को मिला इसका लैंड रेवेन्यू का, एंड ग्रोथ ऑफ लैंड लॉर्डिज्म भी हमें देखने को मिला। राइजिंग indebtedness and the growing poverty among the peasantry, और बच्चों जो peasants थे वहाँ पे और ज़्यादा poverty grow होती चली गई, right? In Indian agriculture, it began to stagnate, resulting in low productivity. सो बच्चों जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो स्टैंडेंट होता चला गया, जिसकी वजह से हमें लो प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिली, जबकि उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे? मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे एग्रीकल्चर का, जो कि क्या देखने को मिल रहा था? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिल रहा था, लेकिन इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर एजुकेशन नहीं था, कोई भी प्राइमरी नॉलेज नहीं थी डेवलपमेंट की, एंड हार्डली ही कोई भी मॉडर्न इनपुट्स यहाँ पे देखने को हमें मिले which were used in India for the agriculture. So that is all about ruralization, right? So बच्चों अब हम बात करने वाले हैं improvement of the peasantry की। So in both the permanent and temporarily settled जमींदार areas, जो conditions थी peasants की वो बहुत ज़्यादा pathetic हमें देखने को मिली। They were left to the mercies of the जमींदार्स who raised rent to the unbearable limits, क्योंकि जो जमींदार्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने लैंड के रेंट को बढ़ा दिया था। इसी वजह से जो पीजेंट्स की कंडीशन हमें देखने को मिली वो हमें बहुत ज़्यादा पैथेटिक देखने को मिली। द कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स इन द रियातवाड़ी और महलवाड़ी एरियाज वर नो बेटर। दोनों ही जगह पे जो पीजेंट्स की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। Whenever a peasant failed to pay land revenue, जब भी कोई भी पीजेंट क्या होता था बच्चों? नहीं दे पाता था लैंड रेवेन्यू को,
द गवर्नमेंट ऑक्शन्ड हिज लैंड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो बच्चों क्या किया जाता था, जो गवर्नमेंट होती थी वो उसके लैंड को ऑक्शन करती थी ताकि वो कलेक्ट कर पाए रेवेन्यू को। Now to avoid this, the peasant was forced to borrow money from the money lenders। अब बच्चों जो peasants थे, इसी वजह से उनको ये अवॉइड करना था कि उनका लैंड उनके हाथ से ना जाए, तो जितने भी peasants थे वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स हुआ करते थे उनसे पैसे लिया करते थे, वो इन टर्न चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बच्चों जो मनी लेंडर्स होते थे वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया करते थे, एंड मेड थिंग वर्स फॉर दी पीजन, जिसकी वजह से जो चीजें थी पीजन के लिए वो और भी ज्यादा खराब होती चली गई। देन राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म, राइट। सो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसने एक नया जन्म दिया किसका बच्चों, न्यू क्लास का, दैट इज लैंडलॉर्ड्स। सो द हाई रेवेन्यू डिमांड्स, जो हाई रेवेन्यू डिमांड थी उसने फोर्स किया ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स को कि वो अपने लैंड को बेच दे। रिच मनी लेंडर्स एंड अदर बॉट दिस लैंड। तो जितने भी रिच क्या थे बच्चों, मनी लेंडर्स थे, उन्होंने इन जमीन को खरीदा। एंड द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज हु एक्सप्लॉइटेड द टेनेंट्स ग्रू। तो बच्चों जो हमारे इंटरमीडियरीज थे, जिन्होंने क्या किया, जितने भी टेनेंट्स थे जो कि उस जमीन पे काम किया करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ही ज्यादा। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस राइज of this class was seen during India's freedom struggle movement। और बच्चों इनके जो consequences थे वो और ज्यादा बढ़ते चले गए और हमें देखने को भी मिले कब, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान। along with the princes of protected areas, इट ऑल्सो सपोर्टेड द फॉरेन रूल। तो बच्चों ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे कि वो प्रिंसेस को सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही उन्होंने सपोर्ट किया फॉरेन रूल को। नाउ द होल प्रोसेस प्लेड हेफ इन द विलेज इकोनॉमी। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस की वजह से जो विलेज की इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। द विलेज पंचायत, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लैंड इज प्राइवेट। तो बच्चों नाउ यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो लैंड है, जो जमीन है वो प्राइवेट है, तो वो ट्रांसफरेबल है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इट इनटू अ मार्केट कॉमोडिटी। और जो प्रॉपर्टी है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है मार्केट कॉमोडिटी के अंदर। नाउ लैंड लॉस्ट इट्स डिप्रेस पीजेंट्स, एनी रूरल टेनेंट्स were demoted to the agricultural labor class। और बच्चों क्या देखने को मिला, जितने भी पीजेंट्स थे जो कि रूरल टेनेट्स के नाम से भी जाने जाते थे, उनको डिमोट किया गया और उनको एग्रीकल्चरल बेसिस पे लेबर क्लास में डाल दिया गया। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। अब हम देखने वाले हैं कि रोड एंड रेलवेज का डेवलपमेंट हमें कैसे देखने को मिला। सो एंड इंडस्ट्रियलाइज इंग्लैंड नीडेड गुड कम्युनिकेशन। तो बच्चों इंग्लैंड को अच्छे कम्युनिकेशन की जरूरत थी, अच्छे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत थी। सो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उस टाइम पे इंडिया में वो बहुत ही बैकवर्ड थे, एंड दे वर लिमिटेड टू दी यूजेस ऑफ फोर्सेस, कैमल्स, बुलोक कार्ट्स। मतलब कि इन तीनों चीजों का ही बस यूज किया जाता था। मेटल रोड्स, स्टेम शिप्स एंड अबव ऑल द रेलवेज थ्रू इनिशियली फॉर देयर ओन बेनिफिट। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दिया। द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स एंड एरियाज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज वर कनेक्टेड बाय द रोड। मतलब कि ऐसे एरिया जो कि कमर्शियल सेंटर्स है या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उन्होंने उधर की साइड क्या करना स्टार्ट कर दिया, रोड, रेलवेज और केनाल नेटवर्क्स बनाना स्टार्ट कर दिया, सो दैट कि वो रिसोर्सेज को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएँ और ईजी वे में एक्सप्लॉइट कर पाएँ, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से कर पाएँ। द ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको क्या किया गया बच्चों, इसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया इन 1853। द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन द थाने एंड बॉम्बे वो भी ऑपरेट कर दिया गया। बिसाइड सर्विंग द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो इंडियन रेलवे है, जो हमारा रेलवे सिस्टम था उस टाइम पे, उसने प्रोवाइड किया बहुत ही क्विकर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को टू देयर आर्मीज। मतलब कि अगर आर्मीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो बहुत इजीली रेलवे की हेल्प से और क्विकर हो जाता था, जिसने हेल्प किया ब्रिटिश को कि वो टाइटन करे अपने ग्रिप को ओवर द इंडिया। देन वी हैव ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। तो बच्चों कैसे ग्रो हुआ किसका बच्चों, कमर्शियल क्रॉप्स का। Now, in the 19th century witnessed an increase in the cultivation of commercial और cash crops। जैसे कि अगर हम देखें तो 19 शताब्दी में, 19th सेंचुरी में बच्चों, 19th सेंचुरी ने बहुत ज़्यादा विटनेस किया कि जो कल्टीवेशन है कमर्शियल यूजेस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था और जो कैश क्रॉप्स है उनको ज़्यादा उगाया जा रहा था। अब कैश क्रॉप्स जैसे कि आपके इंडिगो हो गया, जूट हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कॉटन, इन सबको बहुत ही लार्ज अमाउंट में कल्टीवेट किया जा रहा था।
नाउ ये जो क्रॉप्स थे वो वाइडली यूज किए जाते थे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। इसी वजह से जो कंपनी है वो इनकरेज करती थी कि इन सारी चीज़ों का कल्टीवेशन और ज़्यादा हो। जो ऑफिशियल्स होते थे कंपनी के वो फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि वो क्या करे, वो कैश क्रॉप्स को ग्रो करे अपने फील्ड्स में लार्जर अमाउंट में। इन कोर्स ऑफ टाइम हाउएवर ये जो प्रैक्टिस है इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला बच्चों, डिक्लाइन देखने को मिला इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, एंड उसकी वजह से हमें फूड सप्लाई में भी शॉर्टेज देखने को मिला, क्योंकि जो भी ब्रिटिश थे वो ज़्यादातर फोर्सफुली क्या करवा रहे थे, जितने भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं या फिर जो भी कैश क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवा रहे थे। देन आता है बच्चों प्लांटेशन। सो the investment in India by the British entrepreneur, it was directed toward the plantations जो कि फुलफिल करता था नीड्स ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को ऑफ देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड। मतलब कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में जितनी भी क्या देखने को मिलती है रॉ मटेरियल्स की नीड हमें देखने को मिलती थी, वो फुलफिल करने के लिए इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट कर दिया प्लांटेशंस का। नाउ बच्चों प्लांटेशन क्रॉप्स वर आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, और जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स हुआ करते थे उनको जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज हुआ करती थी वहां पे भी क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। इंडिगो वॉज प्रोड्यूस्ड इन बंगाल, इंडिगो को प्रोड्यूस किया गया बंगाल में फॉर यूज एज अ डाई इवन इन एंशिएंट टाइम। तो बच्चों इंडिगो को प्रोड्यूस किया गया बंगाल में और उसको डाई की तरह यूज किया गया एंशिएंट टाइम्स में, बट देन इट वाज कल्टीवेटेड मोर फॉर केटरिंग डोमेस्टिक एंड रिचुअल नीड्स। लेकिन उस टाइम पे इंडिगो को अगर कल्टीवेट किया भी जाता था तो पहले के टाइम पे एंशिएंट टाइम पे डोमेस्टिक यूज के लिए या फिर रिचुअल नीड्स के लिए उसको क्या किया जाता था, कल्टीवेट किया जाता था। बट बच्चों इसका जो कल्टीवेशन है फॉर द कमर्शियल पर्पस वो कब अपियर हुआ, वो हुआ 18th सेंचुरी में। नाउ इंडिगो का कल्टीवेशन बाय द ब्रिटिश मर्चेंट्स हैज बिगन इन इंडिया इन 18th century, and India was a blue dye extracted from a tropical plant used to color, right? तो इंडिगो क्या था बच्चों, एक ब्लू कलर का डाई था जो कि हम एक ट्रॉपिकल प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया करते थे और हम इसको एज अ कलर यूज किया करते थे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 उसने ग्रांट किया इंडिगो प्लांटर्स ओनरशिप को राइट इन द लैंड, राइट, एंड सून इट इज कल्टीवेशन स्प्रेड ऑल ओवर द बंगाल एंड बिहार, एंड धीरे धीरे जो इंडिका का कल्टीवेशन है वो बंगाल और बिहार में स्प्रेड होता चला गया। तो बच्चों जैसे जैसे इंडिगो का कल्टीवेशन स्प्रेड होता चला गया उसके जो प्लांटर्स हैं दे स्टार्टेड ऑपरेशंस द पीजेंट्स, जो पीजेंट्स हैं वो और ज्यादा क्या होने लग गए, वो और ज्यादा ऑप्रेस होने लग गए। नाउ उनको फोर्स किया गया कि जो फार्मर्स है वो इंडिगो को ही ग्रो करे। बाय 1850 जो इंडिगो है बच्चों, इंडिगो फॉर्म्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। मतलब कि इंडिगो एक ऐसा आइटम बन गया जिसको एक्सपोर्ट किया जाता था बहुत ही लार्ज अमाउंट में फ्रॉम दी इंडिया। जो इन्वेंशन हुआ सिंथेटिक डाई का उसने डील किया बहुत ही बिग ब्लो को टू द इंडिगो इंडस्ट्री, एंड धीरे धीरे ये हमें डिक्लाइन होते हुए भी दिखा। फिर आता है बच्चों टी इंडस्ट्री। सो बच्चों टी इंडस्ट्री को डेवलप किया गया असम में, बंगाल में, साउथ इंडिया में एंड द हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग योर मिड 18th century. So from the time of Lord William Bentinck, the government was keen to grow tea in Assam. So बच्चों जिस टाइम पे लॉर्ड विलियम थे उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कीन थी ग्रो करने के लिए टी को इन असम। सो दस द असम टी कंपनी उसको स्टैब्लिश किया गया 1839 में। अब बच्चों जो कंपनी है उसने इंजॉय भी किया गवर्नमेंट फुल सपोर्ट को, एंड उसमें इंक्लूड थे आपके ग्रांट ऑफ रेंट फ्री लैंड, डेवलपमेंट ऑफ रेल एंड रोड सिस्टम्स एंड अदर फैसिलिटीज इसमें इंक्लूडेड थी। इनफैक्ट जो असम बंगाल रेलवे है एंड दी चिट्टागांव पोर्ट उसको भी डेवलप किया गया बहुत ही एक्सक्लूसिवली ताकि वो एक्सपेडाइट कर पाए टी के शिपमेंट्स को। देन आता है बच्चों जूट प्लांटेशन। अब बच्चों जो जूट प्लांटेशन था वो आपका अनदर क्या था, ल्यूरेटिव इन्वेस्टमेंट था, एज जूट वाज रिक्वायर्ड फॉर पैकिंग गुड्स, क्योंकि जूट की जरूरत होती थी गुड्स को पैक करने के लिए। सो चिनचोना वाज कल्टिवेटेड फॉर द क्विनीन व्हिच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड was the sole cure of malaria। उसके अलावा बच्चों क्विनीन है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया गया और जो कि क्योर हुआ करता था मलेरिया डिजीज का, विच वॉज हिथेटो अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। और मलेरिया क्या होती थी बच्चों उस टाइम पे, मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज उस टाइम पे हुआ करती थी। द अदर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स वो थे आपके रबर, कॉफी, जो कि बहुत ही ग्रो किए जाते थे साउथ इंडिया में।
सो ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर जो कि 1861 टिल 1865 हमें देखने को मिला, जो ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स थी बच्चों, दे स्टॉप गेटिंग कॉटन फ्रॉम द यूएसए, उनको यूएसए से कॉटन मिलना बंद हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कल्टीवेशन था कॉटन का, दे गॉट अ ट्रेमेंडियस बूस्ट इन इंडिया। तो बच्चों इंडिया में हमें बहुत ज्यादा कॉटन के इसकी बच्चों कल्टीवेशन ग्रोथ देखने को मिली, ताकि वो जितने भी रॉ मटेरियल्स की डिमांड है ऑफ द ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल उसको फुलफिल कर पाए, क्योंकि यूएसए से उसको कोई भी कॉटन नहीं मिल रहा था। द कमर्शियल क्रॉप्स दे वर हार्डली एनी एडवांटेज टू इंडियन पीपल। तो बच्चों जितने भी कमर्शियल क्रॉप्स है, जितने भी कैश क्रॉप्स थे, उनसे इंडियन लोगों का कोई भी क्या नहीं हो रहा था, कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। वो मेनली बेनिफिट कर रहे थे यूरोपियंस को, और यूरोपियंस इससे ह्यूज प्रॉफिट्स बना रहे थे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स उनको सोल्ड किया जाता था फॉरेन मार्केट्स में, एंड जो ब्रिटिश होते थे दे पॉकेट द फॉरेन एक्सचेंज। नाउ जो इकलौता एडवांटेज था जो कि इंडियंस को हो रहा था, वो ये था कि बहुत सारे अनस्किल्ड जॉब्स हो गए थे जो कि क्रिएट उस टाइम पे हो चुके थे। हाउएवर जो अनस्किल्ड लेबरर्स होते थे उनके बहुत ही लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते थे, एंड उनको बहुत ही कम अमाउंट पे पे किया जाता था। इनफैक्ट नियर स्लेवरी कंडीशंस जैसी भी आ गई थी प्लांटेशंस में देखने के लिए। नाउ कमिंग टू पीजेंट रिवॉल्ट। सो बच्चों द इंडिगो मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुआ था 1859 में और चला था 62 तक, इट वाज अ पीजेंट एजिटेशन अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स who compelled the cultivators to produce indigo for the world market। तो बच्चों इंडिगो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और ये मूवमेंट स्टार्ट किया पीजेंट्स ने, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था और उनसे फोर्सफुली कल्टीवेट कराया जाता था इंडिगो को। नाउ इंडिगो वाज ऑलमोस्ट एंटायरली एक्सपोर्ट सेक्टर। तो बच्चों इंडिगो पूरा का पूरा अगर हम देखें तो वो क्या था, एक्सपोर्ट सेक्टर था। बट फॉर द पॉलिटिकल रीजंस दे वर नॉट अलाउड टू होल्ड एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन जो पॉलिटिकल क्या थे रीजंस थे, उसकी वजह से वो होल्ड नहीं कर पा रहे थे एग्रीकल्चरल लैंड को। नाउ दे वर परमिटेड टू परचेज एंड होल्ड लैंडेड एस्टेट अंडर द एक्ट 4th of 1837। बट बिफोर दिस एक्ट, इस एक्ट से पहले जो इंडिगो का कल्टीवेशन है दैट वाज कैरिड ऑन अंडर द रेओत्वारी सिस्टम। मतलब कि इस एक्ट के आने से पहले जितना भी इंडिगो कल्टीवेट किया जाता था वो रेओत्वारी सिस्टम के अंडर आता था। नाउ इन द न्यू इंडिगो एस्टेट ऑफ द प्लांटर्स जो राइट्स हैं वो हमें देखने को मिले इनटू द बाउंडेड लेबर। नाउ सेवरल हमें इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस देखने को मिले, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके टॉर्चर, एंड दे वर इकोनॉमिक प्रैक्टिस बाय द प्लांटर्स। और प्लांटर्स क्या करते थे, इन सारी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस किया करते थे। इंडिगो प्रोडक्शन एंड इट एक्सपोर्ट वाज अ बूमिंग बिजनेस इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो इंडिगो का जो प्रोडक्शन है और उसका जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस हुआ करता था 19th सेंचुरी का। बट ये डिक्लाइन होता चला गया बच्चों 1840s में एंड 50s में। एज अ रिजल्ट जो प्रॉफिट मिल रहा था इंडिगो प्रोडक्शन से वो बच्चों अनइकोनॉमिकल बनता चला गया फॉर द पीजेंट्स। ऑल्सो जो इंडिगो है इट वॉज नॉट अ lucrative crops and it was planted at the same time as food crops। तो बच्चों इंडिगो को प्लांट किया जाता था किस टाइम पे, जिस टाइम पे हम फूड क्रॉप को प्लांट किया करते थे। एंड जो सॉइल है उसने भी धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को लूज करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ इंडिगो। हैंड जितने भी पीजेंट्स थे उन्होंने रिफ्यूज किया कि वो क्या नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे इंडिगो को अपने लैंड पे। बट जो प्लांटर्स थे हु हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ ह्यूज कैपिटल्स वर नॉट विलिंग टू विड्रॉ देयर कैपिटल सो क्विकली। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांटर्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे लगा चुके थे बच्चों इस कैपिटल में, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था और वो नहीं चाहते थे कि वो विड्रॉ करें अपने कैपिटल को इतनी जल्दी। एज अ रिजल्ट उन्हें प्रेशराइज किया इंडिगो प्रोड्यूसिंग राइट्स को टू कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन, की वो इंडिगो की जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू ही रखे। जो फर्स्ट फेज है बच्चों रिवॉल्ट का इन द ईस्टर्न इंडिया वो स्टार्ट हुआ था इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी अंडर द विश्वनाथ सरदार, जिन्होंने लूट किया था किसको बच्चों, नीलकोठीज को, विच इज द स्टेट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। नाउ 2 decades लेटर जो फर्स्ट साइन था ऑफ ट्रबल वो अगेन इमर्ज हुआ व्हेन द कल्टिवेटर्स ऑफ सारण, तिरहुत, मुंगेर, भगेलपुर एंड पूर्णिया उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो लोग इंडिगो को ग्रो नहीं करेंगे। अनदर मेजर रिवॉल्ट अगेन द इंडिगो प्लांटर्स एंड द जमींदार्स which was led by the Wahhabi peasant leader Titumir in 24 Paragons of Bengal in 1831, जिन्होंने एक लीडरशिप को प्रोवाइड किया मुस्लिम और हिंदू लोअर कास्ट पीजेंट्री के लिए। द रिवॉल्ट कंटिन्यूड थ्रू 1862 और ये जो रिवॉल्ट है वो चलता रहा 1862 तक। एंड जो रिवॉल्ट है वो एंड हुआ व्हेन द गवर्नमेंट फाइनली प्रॉमिस्ड टू इनैक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट
और बच्चों जो रिवॉल्ट है वो एंड कब हुआ, जब गवर्नमेंट ने फाइनली प्रॉमिस किया कि वो कुछ ऐसे लॉ को इनैक्ट करेगी जो कि प्रोटेक्ट करेगा उनके भी इंटरेस्ट को। Now, the intellectual class of Bengal supported the revolt by organizing a powerful campaign through the newspaper, mass meetings, and by giving them support in legal matters. अब बच्चों जितनी भी इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जो भी एजुकेटेड क्लास थी बंगाल की, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट को सपोर्ट किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स को चलाया, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ उसको प्रिंट करवाया, मास मीटिंग करवाई, एंड जितने भी लीगल मैटर्स होते थे उनमें उनकी हेल्प भी की। Now the aim and objective of these movements वो डिफर करते हैं नेचर में एंड डिग्री में फ्रॉम द रीजन टू रीजन। एंड ये जो मूवमेंट है उनका एम ये भी था कि वो यूनिफिकेशन करे बच्चों किसका, पीजेंट्स का, डेवलपमेंट हो लीडरशिप का, आइडियोलॉजी एंड पीजेंट एलाइड का। नाउ ये जो रिवॉल्ट से दे नेवर रियली थ्रेटन द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश, ये जो रिवॉल्ट चले इन्होंने कभी भी ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को थ्रेटन नहीं किया। दे वर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से टू द लार्ज स्केल डिस्पोजिशन एंड ऑपरेशन। नाउ द एंगर एंड द हेल्पलेसनेस, जिसकी वजह से वायलेंस देखने को मिला, राइट, अगेंस्ट द इमीडिएट सोर्स ऑफ देयर मिजरी, इंडिगो प्लांटर्स। नाउ जितने भी जमींदार थे एंड मनी लेंडर्स थे, ये क्या कर रहे थे, ये उस टाइम पे अपने एंगर को, अपने हेल्पलेसनेस को शो कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारा हमें रेवोल्यूशन देखने को मिला। There were several reasons that led to the agrarian uprising in India between 1757 till 1857. अगर हम बात करें, the most one was the land settlement process which structured all British policies throughout this period. देन बच्चों हमें रिवॉल्ट ऑफ पाइक्स देखने को मिले उड़ीसा में अंडर द जगबंधु, एंड जगबंधु कौन थे, द कमांडर ऑफ द राजा ऑफ खुर्दा, एंड 1817 में ये कमांडर थी। द राइजिंग ऑफ गुर्जर्स अंडर द विजय सिंह तालुकदार 1824 इन कुमाऊं एंड गढ़वाल, एंड द रिवॉल्ट ऑफ इवन गुमसूर जमींदार्स इन गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, इन्होंने रिफ्लेक्ट किया द जनरल डिस्कॉन्टेंट अमंग द ट्रेडिशनल फ्यूडल एलाइट of the period from 1827 till 1830 there were many uprisings, जो कि किसने लीड की थी बच्चों, जमींदार्स ने की थी, इन द विशाखापट्टनम अगेंस्ट द हार्श कंडीशन जो कि इम्पोज किया जा रहा था ऑन देम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो बच्चों इन सारे ही लोगों ने क्या किया, इन सारे ही लोगों ने बहुत सारे अपराइजिंग्स को लीड किया है, क्योंकि उनके ऊपर जो भी हार्श कंडीशंस अप्लाई हो रही थी, जैसे कि टैक्स को इम्पोज करना, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें अपराइजिंग देखने को मिली। द वन इन द पालकोंडा इन 1832 वाज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस रिवॉल्ट, जो कि हमें देखने को मिलता है। जो भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बाय द ब्रिटिश, उन्होंने प्रोवोक किया एक इंटेंस रिएक्शंस को अगेंस्ट द राज इन बंगाल। द अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वर मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड पीजेंट रेबेलियंस। तो बच्चों अगर हम अर्ली ईयर देखें ब्रिटिश रूल का, तो बच्चों इंडिया में हमें बहुत सारे पीजेंट्स के रेबेलियंस देखने को मिले हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज्यादा क्या होता था, क्रुएल्टी देखने को मिलती थी। लॉन्ग बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द पीजेंट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार who were victims of a terrible famine, जो कि बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स थे बंगाल के, बिहार के, जो कि विक्टिम थे किसके बच्चों, टेरिबल फेमाइन के। उन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट किया अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड एन एक्सट्रैक्टिंग मनी एंड क्रॉप्स फ्रॉम देम, जो कि क्या कर रहे थे, जो भी मनी था वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उनसे, और जो क्रॉप है वो भी उनसे छीन रहे थे। दिस वाज द फेमस सन्यासी रेबेलियन, और बच्चों इसको किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस सन्यासी रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। Now, along with the peasants and the sannyasis and fakir, there were also village artisans, जैसे कि सिल्क वीवर्स भी थे बंगाल में, जिन्होंने क्या किया बच्चों, who had been made to slave for the British merchants, जिनको as a slave रखा जाता था British merchants के लिए, and thousands of unemployed soldiers भी थे from the disbanded Mughal army. Now ये जो rebellion है, it was led by Manju Shah and Pavani Patak and Devi चौधरानी एंड अदर फिगर्स एज वेल। तो इन सारे लोगों ने इस रिबेलियन को क्या किया, लीड किया। द रिवॉल्ट कंटिन्यू टिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, और बच्चों ये जो रिवॉल्ट है वो चलता ही रहा बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी तक, एंड इट वाज मार्क्ड बाय द डेयरिंग अटैक्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल, एंड assassination of the notorious Indian landlords and money lenders as well as the oppressive British traders and army officers। तो बच्चों ये सारी चीजें किस वजह से हो रही थी, तो बच्चों ये जितने भी डेयरिंग अटैक्स हो रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी पे,
जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार एंड बंगाल, क्योंकि वो असैसिनेशन हमें देखने को मिल रहा था नोटोरियस इंडियन लैंडलॉर्ड्स का, मनी लेंडर्स का, एज वेल एज जितने भी क्या थे ऑपरेसिव ब्रिटिश ट्रेडर्स थे एंड आर्मी ऑफिसर थे जो कि उनके ऊपर क्या कर रहे थे, क्रुएल्टी कर रहे थे। इन 1822 रामोसी रिवॉल्ट इन दी सतारा अंडर दी चित्तौड़ सिंह वॉज अनदर मूवमेंट जो कि क्या करता है, अपोज करता है बहुत ही हैवी लैंड रेवेन्यू असेसमेंट को एंड रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स को। नाउ रामोसी अपराइजिंग फाइनली एंडेड। अब बच्चों जो रामोसिस थे उनके जितनी भी अपराइजिंग उन्होंने चलाई थी वो फाइनली एंड हो चुकी थी जब लोगों को क्या दे दिया गया, लैंड ग्रांट दे दिए गए एंड एडमिटेड किया गया इन द रैंक ऑफ हिल पुलिस। उसके अलावा हमें गडकारी रिवॉल्ट भी देखने को मिले जो कि ऑर्गेनाइज करवाया था गडकारीज ने। वो वर दी हेरिडिटरी सर्वेंट्स ऑफ दी, किसके बच्चों, महाराज के क्या होते थे ये, उस टाइम पे हेरिडिटरी सर्वेंट हुआ करते थे। एंड जो रिवॉल्ट है इट कॉज द ब्रिटिश मच मटेरियल लॉस बिफोर इट वाज फाइनली सबड्यूडेड। देन आया बच्चों चार रेबिलियन ऑफ बिहार एंड बंगाल जो कि ब्रोक आउट हुआ था 1796 में एंड इट कैरीड ऑन, ये चलता ही रहा टिल 1816। नाउ बच्चों ये बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ एंड कुड नॉट बी सप्रेस्ड इजीली, और इसको इजीली सप्रेस भी नहीं किया गया। नाउ ये जो रिवॉल्ट्स है बच्चों ये यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुए हैं, इवन द सेंचुरी पास्ट बहुत सारे सिमिलर रिवॉल्ट्स हमें देखने को मिले हैं पंजाब में इन अर्ली 1930s। जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू रिवॉल्ट्स वो क्या है, वाज दैट व्हाइल द ओल्ड रिवॉल्ट्स लैक्ड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों जो ओल्ड रिवॉल्ट्स हमें देखने को मिले उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन जो न्यू वन थे, जो न्यू रिवॉल्ट्स थे वो अच्छे से ऑर्गेनाइज थे बाय द किसान सभास एंड उसको गाइड करते थे कांग्रेस एंड Akali activists. Now, through the commercialization of agriculture, through the introduction of cash crops, and through the establishment of European plantation for this purpose, उसने provide किया है the context of इंडिगो रिवॉल्ट, राइट। इन सारे ही रीजंस की वजह से ही हमें इंडिगो रिवॉल्ट देखने को मिला एंड इट वॉज द सेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी राइट्स। और बच्चों ये क्या थी, ये सेटलमेंट थी प्रॉपर्टी राइट्स की, दैट इज जनरली कंसिडर्ड एज द मेन कॉज ऑफ द प्री 1857 रिवॉल्ट। और बच्चों हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये सारे जो थे सेटलमेंट थे प्रॉपर्टी राइट्स के, ये सारे जो इंट्रोडक्शन हुआ था कैश क्रॉप्स का, जो भी स्टैब्लिशमेंट हो रही थी यूरोपियन प्लांटेशंस की, ये सारे ही रीजंस थे जिसकी वजह से हमें प्री 1857 रिवॉल्ट देखने को मिले। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।